ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। झंझा सोई तूफान रुका, प्लावन जा रहा कगारों में, जीवित है सबका तेज किंतु अब भी तेरे हुंकारों में। सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां संबोधित हैं उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता को, आधुनिक भारत के इतिहास में जिनकी उपस्थिति अविस्मरणीय है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वो महान राष्ट्रभक्त थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। राष्ट्र सदैव उनके जीवन के केंद्र में रहा। देश के 3 महत्वपूर्ण आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद 50 और 60 के दशक में भूदान आंदोलन में भाग लेकर उन्होंने बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में योगदान किया और 70 के दशक में भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। तत्कालीन परिस्थितियों के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट कर उन्होंने देश के नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। संपूर्ण क्रांति का उनका दर्शन और आंदोलन भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव तो लाया ही, साथ ही देश के सामाजिक ताने बाने को बदलने में भी कारगर साबित हुआ। आजादी के बाद वो देश के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो सकते थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद के प्रस्ताव उनके समक्ष रखे भी गए, किंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। दरअसल जयप्रकाश नारायण हमेशा स्वयं को राज सत्ता से अलग रखकर लोक सत्ता को मजबूत करने में लगे रहे। वे राजनीति और राजसत्ता के ऊपर लोकनीति और लोक सत्ता का अंकुश रखने के पक्षधर थे, ताकि राजसत्ता को भ्रष्ट होने से बचाया जा सके। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर सन 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में विजयदशमी के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम हरसु दयाल और माता का नाम फूल रानी देवी था। मां की सादगी और निर्मलता तथा पिता की देशभक्ति और स्वतंत्र विचारधारा की गहरी छाप उन पर पड़ी। सन 1919 में मैट्रिक पास करने के बाद जयप्रकाश जी का नामांकन ISC में पटना कॉलेज में हुआ। ये वो समय था जब जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह जैसी घटनाओं से देश उद्वेलित था। इस वातावरण का गहरा प्रभाव जयप्रकाश जी पर पड़ा। पटना में ही उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद का असहयोग और अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार पर भाषण सुना, जिसने उन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। सन 1920 में पटना में हुई गांधी जी की सभा का भी उन पर गहरा असर हुआ। स्वदेशी का प्रभाव ऐसा हुआ कि उन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया, चरखा चलाना भी सीख लिया। चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तब जयप्रकाश नारायण के कई साथी वापस कॉलेज जाने लगे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों में वापस जाना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया और ISC की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अनुग्रह नारायण सिंह, रामचरित्र सिंह, पांडे रघुनंदन, पांडे हरिनंदन और शंभु शरण वर्मा जैसे देशभक्त मित्रों के सानिध्य का भी उन पर प्रभाव पड़ा। देश से उनके सरोकार बढ़ते चले गए। भारत भूमि से उनका आत्मिक जुड़ाव बचपन से जो था। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा, से मोरे प्राण बसे हिम कोहरे बटोहिया, से मोरे प्राण बसे हिम कोहरे बटोहिया। एक द्वार घेरे राम हिम को तबलवा, से 3 द्वार सिंधु घह रावे रे बटोहिया, से 3 द्वार
पार सिंधु रावे रे बटोहिया। जाहू जाहू मैया रे बटोही हिंद देखी आऊ। जाहू जाहू मैया रे हो जाहू जाहू मैया रे बटोही हिंद देखी आऊ। जहाँ वहाँ कुहू की कोयली बोले रे बटोहिया से। जहाँ वहाँ कुहू की कोयली बोले रे बटोहिया। पवन सुगंध माद अगर चननवा से कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया से। कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया। सन 1920 में जब जयप्रकाश नारायण 18 वर्ष के थे तब उनका विवाह प्रभा देवी के साथ संपन्न हुआ। बिहार विद्यापीठ से पढ़ाई करने के बाद सन 1922 में अपनी पत्नी प्रभा देवी को गांधी जी के साबरमती आश्रम में छोड़कर जयप्रकाश नारायण कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने चले गए। यहां अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, होटलों में काम भी किया। इन सालों में उनके विचार और दृष्टिकोण में सबके लिए समान अधिकार की बात स्पष्ट रूप से अंकित हो चुकी थी। अमेरिका में रहते हुए ही उन्होंने बीए और एमए की डिग्री हासिल की, लेकिन माताजी की तबीयत खराब होने के कारण अपनी पीएचडी अधूरी छोड़कर सन 1929 में वो भारत वापस लौट आए। संपूर्ण जीवन देश को समर्पित करने का संकल्प अब उनके मन में था। इसी शुभ भावना के साथ उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और देश के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण सन 1932 में जयप्रकाश नारायण मद्रास में गिरफ्तार किए गए। ये उनकी पहली जेल यात्रा थी। यहां से वे मुंबई आर्थर रोड जेल और फिर नासिक जेल लाए गए। नासिक जेल में ही वो राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मीनू मसानी और अच्युत पटवर्धन जैसे नेताओं के संपर्क में आए। सन 1939 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में उन्होंने आह्वान किया कि द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत से अंग्रेजी सरकार को उखाड़कर फेंक दिया जाए। उनकी सघन सक्रियता को देखते हुए उन्हें 9 महीने कारावास की सजा हुई। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी के साथ साथ सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन का लगभग संपूर्ण नेतृत्व ही जेलों में डाल दिया गया। ऐसे समय में जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर इस आंदोलन को महत्वपूर्ण नेतृत्व दिया। हालांकि उन्हें भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया। लेकिन जयप्रकाश नारायण जानते थे कि जेल के बाहर रहकर ही इस आंदोलन को गति दी जा सकती है। इसलिए 8-9 नवंबर 1942 की रात दीपावली के त्योहार का फायदा उठाते हुए अपने 6 साथियों को लेकर वो फरार हो गए और उसके बाद भूमिगत रहकर आंदोलन को गति देते रहे। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन में वो एक नायक की तरह उभरे। अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने वाले को 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई, जिसकी राशि बाद में बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में आजाद दस्ते का गठन किया। पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। इन परिस्थितियों में उनके नेपाल पहुंचने का किस्सा भी अत्यंत रोचक है। बंबई से मद्रास और फिर कलकत्ता होते हुए वो बिहार आए।
यहां से सहरसा जिले को पार कर उन्हें नेपाल पहुंचना था। पुलिस को धोखा देने के लिए शादी के बाद दुल्हन को वापस घर लौटाने का नाटक रचा गया। हाथी पर सज धज कर बैठे जयप्रकाश जी आगे आगे चले और पीछे पीछे पालकी में चली अच्युत पटवर्धन की छोटी बहन विजया पटवर्धन। इस तरह सन 1943 में नेपाल में आजाद दस्ते का गठन हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो के शंखनाद की गूंज बढ़ती गई। कुछ महीनों बाद सितंबर 1943 में रेल यात्रा करते समय जयप्रकाश नारायण को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1945 में उन्हें लाहौर से आगरा जेल भेज दिया गया, जहां राम मनोहर लोहिया भी उनके साथ थे। स्वाधीनता आंदोलन की जानकारी प्राप्त करने के लिए जेल में उन्हें असहनीय यातनाएं दी गईं, लेकिन जयप्रकाश जी पहाड़ की तरह अटल रहे। जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। चलो सुरभित समीर की तरह, जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो। चलो सुरभित समीर की तरह, जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। जीवन का भूषण वीर भोग्या है वसुंधरा, वीरता जीवन का भूषण वीर भोग्या है वसुंधरा, वीरता जीवन का दूषण, वीरता जीवन का दूषण, वीर जीवित भी मरा मरा, वीर बन उठो सदा ऊंचे न नीचे बहो, न नीचे बहो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। 11 अप्रैल सन 1946 को 31 महीने के कारावास के बाद जयप्रकाश नारायण रिहा हुए। 15 अगस्त 1947 को देश में स्वर्णिम विहान जागा। भारत स्वाधीन हुआ, लेकिन आजादी के बाद उन्होंने कोई भी पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया। दरअसल गांधी जी के बाद ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने वालों में वो एकमात्र व्यक्ति थे। गरीबों के लिए उनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई और यही संकल्प उन्हें आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के करीब ले गया। विनोबा जी से उनकी पहली मुलाकात सन 1950 में हुई थी। विनोबा जी से मिलकर उन्होंने महसूस किया कि विनोबा जी अद्भुत प्रतिभा संपन्न मौलिक विचारक हैं और उनके व्यक्तित्व में दूसरों को अनुप्राणित करने की अनोखी शक्ति है।
इस तरह जयप्रकाश जी के मन में ये विश्वास जागा कि सर्वोदय योजना के द्वारा ही गांधी जी के सपने को साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा भी था, आई सी सम लाइट हियर। इस तरह विनोबा जी से उनका आत्मीय जुड़ाव जीवन पर्यंत रहा। जयप्रकाश जी ने देश से कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दिया ही। इसीलिए देश स्वयं उनके नैतिक अधिकार को हमेशा मानता रहा। ये उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि चंबल के लगभग 500 डाकुओं का हृदय परिवर्तन करने में वो सफल रहे और उनका आत्मसमर्पण करवाया। एक संत की तरह देश को सब कुछ सौंपकर वो राजनीति से संन्यास ले चुके थे। लेकिन 70 के दशक की शुरुआत में उनके जीवन का तीसरा चरण आरंभ हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों से परेशान गुजरात के छात्रों ने उनसे नवनिर्माण आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया। खराब स्वास्थ्य के बावजूद देश हित में जयप्रकाश जी फिर उठ खड़े हुए। 5 जून सन 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। 5 लाख से भी अधिक लोग इस सभा में जुटे थे। जेपी की हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ा। बिहार से उठी क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में प्रचंड अग्नि बनकर भड़क उठी। देश में आपातकाल लागू हो गया। जयप्रकाश नारायण सहित सैकड़ों नेता गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिए गए। इस आंदोलन का ही परिणाम था कि अंततः देश के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा में 7 क्रांतियां शामिल थीं। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। आपातकाल के दौरान उनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर सन 1976 को बिगड़ गई और 12 नवंबर सन 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। जांच करने पर मालूम हुआ कि उनकी किडनी खराब हो गई थी, जिसके बाद वो डायलिसिस पर ही रहे। 8 अक्टूबर सन 1979 को पटना में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर विनोबा जी ने अत्यंत विह्वल स्वर में कहा, लोगों ने उन्हें लोक नायक की उपाधि दी, परंतु उन्होंने कभी अपने को लोक नायक माना नहीं था, लोक सेवक ही माना। यदि वे चाहते तो प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति बन सकते थे, किंतु ऐसी कोई इच्छा उनके मन में कभी उत्पन्न नहीं हुई। वो लोगों के बीच रहकर ही आम लोगों की सेवा करते रहे। उनके निधन का समाचार सुनकर 36 देशों ने संवेदना संदेश भेजा और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी झंडा झुका दिया गया। उनकी देश सेवा के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र ने सन 1998 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित कर अपना आभार व्यक्त किया। ऐसे निस्वार्थ कर्मयोगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को हमारा शत शत नमन। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले ले तेरी कुटिया, ये लुटिया डोरी ले अपनी। छोड़ चले ले तेरी कुटिया, ये लुटिया डोरी ले अपनी। फिर वही पापड़ नहीं बेलने, फिर वही माला पड़े न जपनी। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले। नि नि सा सा रे सा नि नि सा दा नि पा ब रे मा गा गा मा रे रे सा। ये जागृति तेरी तू ले ले, मुझको मेरा दे दे सपना। ये जागृति तेरी तू ले ले, मुझको मेरा दे दे सपना।
तेरे शीतल सिंहासन से, तेरे शीतल सिंहासन से सुख कर सौ युग ज्वाला तपना छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले। सूली का पथ ही सीखा हूँ, सुविधा सदा बचाता आया। सूली का पथ ही सीखा हूँ, सुविधा सदा बचाता आया। मैं बलिपथ का अंगारा हूँ, मैं बलिपथ का अंगारा हूँ, जीवन ज्वाल जलाता आया। छोड़ चले, छोड़ चले, नि 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 सा सा रे सा नि नि सा दा दा नि पा पा दा मा गा गा मा तेरे संग। मत बोलो बेरस की बातें, रस उसका जिसकी तरुणाई। मत बोलो बेरस की बातें, रस उसका जिसकी तरुणाई। रस उसका जिसने सिर सौंपा, रस उसका जिसने सिर सौंपा, आगे लगा भभूत रमाई। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले ले तेरी कुटिया, ये लुटिया डोरी ले अपनी। छोड़ चले ले तेरी कुटिया, ये लुटिया डोरी ले अपनी। फिर वही पापड़ नहीं बैल नहीं, फिर वही माला पड़े न जपनी। छोड़ चले ये वतन का राग। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन